पंचायती राज और राजस्थान वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, ये आपके एक स्पष्ट टॉपिक है राजस्थान इकोनॉमी में और इस पर से प्रश्न बनने की भी पूरी संभावनाएं हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे राजस्थान में पंचायती राज का जो सामान्य जो व्यवस्था है उसको समझेंगे और इसके बाद में जो वित्त की व्यवस्था इसके लिए की गई है उस पर भी बात करेंगे। तो अगर राजस्थान में पंचायती राज की बात करें तो राज्य पंचायती राज को लागू करने में अग्रणी राज्यों में गिना जाता है और इसी क्रम में अगर इसके विकास पर हम ध्यान दें तो सबसे पहले आप जानते हैं नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत राजस्थान से की गई थी। तो प्रथम राज्य के रूप में ये माना जाता है। इसके बाद में लगातार जो है विकास के कार्य हमारे यहाँ पर पंचायती राज के क्षेत्र में किए गए और 24 अप्रैल 1993 को जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तब भी राजस्थान ने त्वरित रूप से गतिविधि करते हुए और हमारा जो पूर्ववर्ती पंचायती राज अधिनियम 1953 था उसको 1994 में संशोधित किया। तो हमारे यहाँ पर पंचायती राज अधिनियम 1994 वर्तमान में लागू है और इस अधिनियम के अंतर्गत ही जो नियम हमारे यहाँ पर लागू किए गए हैं वो 1996 में बने थे। तो हमारा जहाँ अधिनियम 1994 में वर्तमान में है वहीं पर नियम 1996 के लागू है। ये इसके विकास का एक छोटा सा आपको बताया है। अगर बात करें तो पंचायती राज में हमारे यहाँ पर त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया गया है। त्रिस्तरीय व्यवस्था मतलब 3 स्तर पर जो भी शक्तियाँ हैं उनका विकेंद्रीकरण किया है। इसमें सर्वोच्च स्तर आता है जिला परिषद का। जिला परिषद जो है इसको कार्यकारी शक्तियाँ नहीं दी गई है, अर्थात ये एग्जीक्यूशन नहीं करता बल्कि इसका काम होता है जितना भी हमारे निचले स्तर हैं उनके लिए धन का और बाकी चीज़ों का आवंटन करना और उनका कार्य पर्यवेक्षण करना। तो पर्यवेक्षण संबंधी कार्यों के लिए जिला परिषद की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो ग्रामीण आबादी के लिए जो भी सुविधाएं हैं उनको पर्यवेक्षण करने के लिए एक जिला स्तर का ये एक निकाय है जो क्रियान्वयन को भी देखता है कि सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा और पर्यवेक्षण भी करता है। इसके ऊपरी स्तर पर पंचायत समितियां हैं। पंचायत समितियां एक स्थानीय निकाय है और ये ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है। सबसे निचले स्तर पर विकेंद्रीकरण में ग्राम पंचायत का स्थान आता है जहां पर जनता द्वारा चुना गया लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के रूप में सरपंच और वार्ड पंच कार्य करते हैं। सरपंच इकलौता ऐसा पद है जहां पर सीधी जो है चुनाव किए जाते हैं। तो ये प्रथम स्तर का निर्वाचित निकाय है और लोकतंत्र की बुनियाद भी इसको माना जाता है और अधिकतर शक्तियां इसके पास में पंचायती राज की दी गई है। इसी के अंतर्गत ग्राम सभा नामक एक महत्वपूर्ण निकाय होता है जो 18 वर्ष से अधिक आयु के उस ग्राम क्षेत्र में निवास करने वाले सभी जो लोग हैं जो वहां पर पंजीकृत मतदाता के रूप में हैं वे इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो 18 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी लोग हैं सब इसके सदस्य माने जाते हैं। अगर बात करें तो आज हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमिक सर्वे हमारा था 2022-23 का, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो 33 जिला परिषद, 355 पंचायत और 11,266 ग्राम पंचायतों की उसमें संख्या दी गई है। हालांकि वर्तमान में ये बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है। एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज विभाग के मूल कार्य कौन से हैं, उन पर बात कीजिए। तो मूल कार्यों की अगर हम बात करें तो पंचायती राज का पहला काम है विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना, मतलब केवल नियमों में ना रह जाए, धरातल पर भी इस पर काम हो, तो उसके लिए विकेंद्रीकरण व्यवस्था पर काम करना। दूसरा है पेशा। पेशा जो है ये क्या है? पेशा एक अधिनियम था जो कि 1996 में केंद्र सरकार के द्वारा हमारी संसद के द्वारा पारित किया गया और इसका मतलब है कि पंचायती राज का जो है हमारे जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें प्रसार करना। ठीक है, तो पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया इसको कहा जाता है पेशा को, और इसके माध्यम से जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र जो जनजातीय क्षेत्र रह गए थे जिनमें कि पंचायती राज को लागू नहीं किया गया था 1994 के जो 1993 का जो हमारा 73वां संशोधन था उसके द्वारा, फिर उनको बाद में पेशा के माध्यम से लागू किया गया है और वहाँ पर उनके जो परंपरागत अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखते हुए अलग तरीके से व्यवस्था विकेंद्रीकरण किया गया है। एक और काम जो पंचायती राज विभाग का होता है वो है पंचायती राज संस्थानों में भर्ती करवाना और प्रशासन को देखना। ठीक है,
इसी तरह पंचायती राज संस्थाओं में संगठन क्षमता का विकसित करने में भी पंचायती राज का कार्य होता है। जो सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था हमारे यहाँ पर की गई है कार्यों की, उसके लिए ग्राम सभाओं को और अधिक मजबूत बनाना, उनकी बैठकें आयोजित करवाना, ये सारी जिम्मेदारियां भी इस विभाग की है। विभिन्न योजनाओं की निगरानी और समावेशी विकास सुनिश्चित करना, क्षेत्रीय पिछड़ेपन को दूर करना, ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन ग्रामीण क्षेत्रों में करना और पंचायतों को ई एनेबलमेंट करते हुए, मतलब इसको ई गवर्नेंस की ओर बढ़ाने के लिए क्या करना, सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है, पारदर्शी बनाना और जवाबदेही के लिए सहयोग बनाना, ये सारे काम जो है आपके पंचायती राज विभाग के माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं पंचायती राज को पैसा कहाँ से मिलता है, क्योंकि बिना पैसे के कार्य करना मुश्किल है। तो पंचायती राज को पैसा मिलता है हमारे केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा और राज्य वित्त आयोग के द्वारा। केंद्रीय वित्त आयोग की पहले बात कर लेते हैं। तो 15वां केंद्रीय वित्त आयोग जो कि 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए अनुशंसा करने के लिए गठित किया गया था। अध्यक्ष थे इसके NK सिंह। तो इसके द्वारा जो है आपके 40% बेसिक टाइड अनुदान, ठीक है, और 60% बेसिक टाइड मतलब जो बंधन युक्त है, मतलब आपको कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेगी तब मिलेगा, और अनटाइड मतलब सभी को मिलेगा, कोई आप काम करें चाहे ना करें। तो 40% बेसिक अनटाइड अनुदान के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यय को छोड़कर, वेतन और ये नहीं देना इस पैसे में से, इसमें से स्ट्रीट लाइट और प्रकाश, सार्वजनिक परिसंपत्तियों, ठीक है, स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण, सहकारी बीज एवं उर्वरक भंडारण केंद्रों का निर्माण, सड़कों की मरम्मत करने का कार्य, फुटपाथ, उद्यान, खेल मैदान या शमशान जैसी जो चीज़ें हैं, जो सार्वजनिक परिसंपत्ति है, उसके विकास के लिए आप ये पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी का 60 पैसा केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को अनुदान के रूप में दिया जा रहा है, उसका आपको 50% जो राशि है उसका प्रयोग करना है स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्ति, मतलब SBM जो हमारा मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, उस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको 50% इस 60% बेसिक टाइड अनुदान का करना है खर्च, और बाकी बचा हुआ 50% पेयजल आपूर्ति, जल संचयन और जल पुनर्चक्रण, मतलब आपकी अटल भूजल योजना एक तरह से, ठीक है, और जल जीवन मिशन जैसी जो योजनाएं हैं उनके अंतर्गत ये अनुदान के रूप में दिया गया है। तो 40% और 60 में पहले डिवाइड किया गया है केंद्रीय अनुदान को। 40% जो सार्वजनिक परिसंपत्ति के लिए खर्च किया जाएगा वो अनटाइड है, किसी तरह की कोई शर्त पूरी नहीं करनी, और 60% टाइड है, 2 ही क्षेत्रों पर खर्च किया जा सकता है, SBM पर, ठीक है, 50%, और 50% आपका वाटर रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उन पर खर्च कर सकते हैं। इस तरह से आपके ये केंद्र सरकार के द्वारा जो अनुदान आता है वो हमारा जो 15वें वित्त आयोग में NK सिंह की अध्यक्षता में जो गठित किया गया उसमें ये विवरण है। अगर बात करें हमारे यहाँ पर वित्त आयोग की, तो 6वां वित्त आयोग हमारे यहाँ पर वर्तमान में है, और 13 अप्रैल 2021 को इसको गठित किया गया था। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, तो ये वहाँ पर 2020 दिया हुआ था तो ये गलत था। अवधि 2020-21 से 2024-25 की इसकी दी गई है। अंतर देख लीजिए आप दोनों में, यहाँ पर केंद्र की अवधि और राज्य की अवधि में अंतर है। अध्यक्ष के प्रद्युम्न सिंह थे और सदस्य थे अशोक लाहोटी और रावत लक्ष्मण सिंह, ठीक है। 2020-21, 21-22 के लिए सिफारिश की, और सितंबर में अभी हाल ही में और भी सिफारिश इसने कर दी है। इसमें क्या किया गया था, इसमें राज्य का अगर मान लो 100 रुपये आता है तो उसमें से 6.75 रुपया पंचायती राज के लिए दिया जाएगा, ये इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है। और ये वितरण कैसे होगा, ये वितरण होगा आपके ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के आधार पर। तो जो 75% राशि इसकी है, 6.75% की, वो आपके ग्रामीण क्षेत्रों को दिया जाएगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या का 74.9% जो है वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में, और इसके अलावा 25% के करीब आपका शहरी निकायों को दिया जाएगा, जो भी 6.75% का वितरण है उसमें से। अब ये पैसा कैसे खर्च होगा, तो इस पैसे में से अनुदान की 55% राशि को तो मूलभूत सुविधाओं और विकास कार्यों के लिए खर्च किया जाएगा, 40% राशि का उपयोग राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिक योजनाओं के अंतर्गत खर्च किया जाएगा, और 5% राशि को अन्य कार्यों में उपयोग किया जाएगा। और इसको जो वर्गीकरण है उसमें जिला परिषद को पूरे पैसे का 5%, पंचायत समितियों को 20% और ग्राम पंचायतों को 75% रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे।
तो ये इन तीनों निकायों के बीच का वितरण भी हमको दर्शाया गया है। तो ये था आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, पंचायती राज और राज्य वित्त आयोग, जो कि आपके राजस्थानी इकोनॉमी सेगमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको आप याद कर लेवें और अच्छी तरह से समझ लेवें। धन्यवाद।